नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश राजपूत फिर से नए वीडियो के साथ में आया हूँ। हाँ देखो दोस्तों, हमने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ लिया कि डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर की कार्य सिद्धांत पढ़ लिया। डीसी जनरेटर का जो संरचना है वो पूरी कर लिया हमने। अब हम कर रहे हैं डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है। जिन्होंने भी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो वो पीछे की वीडियो देख ले और आगे नेक्स्ट इस वीडियो से साथ बन जाए। ठीक है दोस्तों। अब डीसी जनरेटर उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है। डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल समीकरण है E बराबर फाई जेड एन बटे 60 गुणा P बटे A। अब हम देखें कि ये E क्या है, फाई क्या है और Z क्या है, N क्या है, P और A क्या है। अब इनकी एक एक बातें बता रहा हूँ। E है जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है। जनरेटर में जो उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल वो है, ये किस में आएगा, ये वोल्ट में। अब फाई क्या है, फ्लक्स। फाई क्या है, फ्लक्स। और फ्लक्स किस में आता है, वेबर में। इसमें आएगा वेबर में। ठीक है। जेड है चालकों की संख्या। क्या है, चालकों की संख्या। एन क्या है, घूर्णन गति। क्या है, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति किस में होगी, आरपीएम में। ये किस में होगी, आरपीएम में। पी क्या है यहाँ, पी है पोलों की संख्या। क्या है, पोलों की संख्या। ए क्या है यहाँ, समांतर पथों की संख्या। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है। ध्यान देने वाली बात कौन सी है यहाँ, कि यहाँ पी मतलब पोलों की संख्या कितनी होगी तब समांतर पथों की संख्या 2 आएगी या फिर पोलों की संख्या के बराबर आएगी। वो किस कंडीशन में आती है, वो कंडीशन होती है, मैंने पीछे वाली वीडियो में पहले ही बता चुका, अब फिर से बता रहा हूँ। एक है लेफ वाइंडिंग, एक है वेव वाइंडिंग। अब लेफ वाइंडिंग के अंदर जो लेफ वाइंडिंग है, लेफ वाइंडिंग में जितने पोलों की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, समांतर पथों की संख्या। तो मैं लिख सकता हूँ A बराबर P। जितने पोलों की संख्या होगी उतनी क्या होगी, समांतर पथों की संख्या। और ये वेव वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या 2 होती है, चाहे पोलों की संख्या कितनी भी हो। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ A बराबर 2। ठीक है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखने से पहले मैं आपका थोड़ा मनोरंजन करवा दूं आज कि कुछ समय पहले की बात थी कि मतलब राधा और कृष्ण दोनों जा रहे थे, तो उन दोनों में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था आपस में। तो मतलब राधा अपनी सहेलियों के साथ में मार्केट में थी, मतलब हाट बाज़ार लग रहा था और श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ गुजर गए। तो उनकी नाराज़गी का कारण लेकर श्री कृष्ण भगवान ने उनकी सहेलियों से कुछ पूछा और श्री राधा ने बोला कि ये क्या जाने पत्थर है। तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण ने कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती में मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहा मेरे चाहने वालों ने, मैं मुँह उसने मुझे छूकर नहीं देखा।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करें आगे इसके न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 अब देख रहे हैं। क्वेश्चन है किसी 4 पोल वाले एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करें, मतलब बताएं। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि वाइंडिंग कौन सी दी गई है, वेव वाइंडिंग है या लेफ वाइंडिंग है। तो हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि एक डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग कौन सी है, वेव वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग को देखते ही हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि समांतर पथों की संख्या 2 होगी या जो पोलों की संख्या होगी उतनी होगी। वेव वाइंडिंग के अंदर मैंने बताया था लेफ वाइंडिंग में जितने पोल्स होंगे उतने समांतर पथों की संख्या होगी, जबकि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी आएगी, 2। और यहाँ नोट कर दूँ मैं 2, सबसे पहले देखनी बात है। अब देखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। अब ज्ञात हमें करना है उत्पन्न विद्युत वाहक बल। क्या करना है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो इसका फॉर्मूला था E बराबर फाई जेड एन बटे 60 गुणा P बटे A। अब जैसे जिसका मान जहाँ पूछा गया है उसका वहीं लिखेंगे। E हमें ज्ञात करना है, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स कितना है, चुंबकीय फ्लक्स किस में मापा जाता है, वेबर में। वो कितना है, 0.5 वेबर। ये कितना है, 0.5 वेबर। ठीक है। जेड क्या है, चालकों की संख्या। तो चालकों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 4 चालकों की संख्या आ गई 4। एन क्या है, घूर्णन गति किस में मापी जाती है, आरपीएम में। आरपीएम 600 आरपीएम। रहा पी क्या है, पोलों की संख्या। तो इसमें दे रखा है 8 पोल वाले, तो पोलों की संख्या कितनी है, 8। बात रही ए। तो अब इसके अंदर तो देखना है कि वेव वाइंडिंग है या लेफ वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग होने के कारण 2, अगर लेफ वाइंडिंग होती तो पोल्स की संख्या 8 है तो 8 ही आता। और अब हमें इसे सोल्व करें। E बराबर फाई का मान रखेंगे 0.5 गुणा जेड का मान है 4 गुणा एन का मान है 600 बटे 60 गुणा P, पोल्स की संख्या कितनी है, 8 बटे ए कितना है, 2। अब हमें इसे सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, ये पॉइंट हटाने के लिए एक अक्षर आगे है पॉइंट के, एक 0 नीचे लगाएंगे। तो अब इसे 600 से 600 4, अब आया अपने पास 5 गुणा 4 गुणा 4, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा
5 20 20 को 80 80। अब 80 क्या है ये 80 ई क्या है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किस में है वोल्ट में, तो वी। तो इसका आंसर होगा एक्यूरेट 80 वोल्ट। ये क्वेश्चन आया यूपीपीसीएल। कौन सी एग्ज़ाम में आया यूपीपीसीएल के अंदर 2016 में। 2016 यूपीपीसीएल इलेक्ट्रीशियन सेकंड ग्रेड के अंदर आया था ये। ठीक है ओके। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं एक। अब अपना क्वेश्चन है जो इसका आंसर आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन बताता है देखता हूँ मैं। अपना क्वेश्चन है किसी 4 पोल वाले किसी 4 पोल वाले वेव वाउंड आर्मेचर में 51 स्लॉट है। कितनी स्लॉट हैं 51 स्लॉट हैं और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान विद्युत वाहक बल का मान 375 वोल्ट है 375 वोल्ट हो तो 1500 आरपीएम पर प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पर मैं इसका थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, आपको समस्या बनेगी यहाँ कि स्लॉट अलग चीज़ आ गई और चालकों की संख्या इनमें 20 है। तो इसका फॉर्मूला तो वही है E बराबर फाइव जेड एन बटे 60 गुणा P बटे A। तो मैं थोड़ा बता दूँ यहाँ E क्या है, E कितना है यहाँ, E आएगा यहाँ विद्युत वाहक बल का मान 375 वोल्ट। फाई हमें ज्ञात करने के लिए बोला है फ्लक्स, फाई होता है फ्लक्स, तो हमें ज्ञात करना है। जेड कितना है, इसमें चालक 20 चालक हैं। तो क्वेश्चन को हम शुरू से पढ़ेंगे। 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में मतलब 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है। तो मतलब 51 × 20, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने पर 0 2 1020 चालक हो गए, ठीक है। और n मतलब घूर्णन गति, तो इसकी घूर्णन गति है 1500 आरपीएम। P पोलों की संख्या कितनी है इसके अंदर, इसमें पोलों की संख्या है 4 पोल, तो इसमें पोलों की संख्या हो गई 4। A समांतर पथ, तो समांतर पथ हम अपने मन से नहीं ले सकते, समांतर पथ ने क्वेश्चन में दिए होंगे। समांतर पथ हमें देखना होगा कि वेव वाइंडिंग है या लेप वाइंडिंग। अगर लेप वाइंडिंग होगी तो पोलों की संख्या होगी उतनी ही ये समांतर पथों की संख्या होगी। अगर वेव वाइंडिंग होगी तो समांतर पथों की संख्या सदैव ही 2 आएगी, ठीक है, हमेशा 2 आएगी। तो क्वेश्चन को मैं रख के अब इतना बता दिया मैंने, तो ए रख भी देता हूँ। 375 बराबर फाई का मान ज्ञात करना है, हमें फाई नहीं है, गुणा जेड। तो यहाँ हमें ये मान लेना है, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको इतनी देर से कि ये 1020 मान ने कि ये 51 लेना है न 20, हमें लेना है
1020, 1020, ठीक है। एन घूर्णन गति, एन कितनी है 1500, कितना है 1500 बटा 60 गुणा पी पोल की संख्या 4, ए समांतर पथों की ए संख्या कितनी आएगी 2। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने लायक एक चीज़ और आ गई, क्या है इसने पूछा क्या है, फ्लक्स तो पूछा है, वेबर का मान तो पूछा है, फ्लक्स तो पूछा है, पर फ्लक्स के अंदर एक चीज़ दे दी इसने, क्या दे रखा है फ्लक्स में, प्रति पोल फ्लक्स। क्या है प्रति पोल फ्लक्स। अगर प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात करना है हमें, तो हमें 1000 मतलब जो इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उससे हमें 1000 से गुणा कर लेंगे, या हमें इसको ऊपर भी रख कर 1000 से गुणा कर सकते हैं। अब इतना सोल्व मैंने कर दिया, आगे का सोल्व आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबसे पहले, और सही कमेंट किसका आता है, ठीक है। अगर किसी को समस्या हो, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट कल की क्लास में सबसे पहले यही समझा दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, अब डीसी जनरेटर का वर्गीकरण हम 2 भागों में करते हैं। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण 2 भागों में, एक है प्राइम मूवर के आधार पर और एक है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, ठीक है। हम स्टार्टिंग के अंदर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण 2 भागों में कर रहे हैं। 2 भागों में, एक है प्राइम मूवर, प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर, और एक अपना उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। कौन कौन से अपने, एक है प्राइम मूवर के आधार पर और एक है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब देखना, प्राइम मूवर के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राइम मूवर उत्तेजना प्रणाली के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है जल टरबाइन, एक है वाष्प टरबाइन, और एक अपना डीजल इंजन, ठीक है। एक अपना जल टरबाइन, एक है वाष्प टरबाइन, एक है डीजल इंजन। अब मैं थोड़ा बताऊं उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है स्थायी चुंबक, एक है स्थायी चुंबक, और दूसरा है विद्युतीय चुंबक। एक है विद्युतीय चुंबक, एक तो है स्थायी चुंबक और एक है विद्युतीय चुंबक डीसी जनरेटर। स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर और एक है विद्युत चुंबक डीसी जनरेटर। अब बात रही है, अब 2 हैं। अब इसके अंदर जो विद्युत चुंबक डीसी जनरेटर है, ये 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है स्व उत्तेजित, एक है पृथक उत्तेजित। एक है स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। अब एक है पृथक उत्तेजित, एक है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। अब ये स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर है, ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है
एक है सीरीज डीसी जनरेटर, सीरीज डीसी जनरेटर, एक है संट डीसी जनरेटर, एक है कंपाउंड, एक कौन सा है कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब सब उत्तेजित डीसी जनरेटर 3 भागों में है, सीरीज, संट और कंपाउंड। अब ये कंपाउंड है, ये भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये मतलब ऊपर से तो चलते 2 आ रहे हैं, फिर उनके 2, फिर उनके 2, फिर काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है आपके लिए। नहीं, अभी देखो हम अभी तो ये वर्गीकृत मैं स्टेप ए जगह बता रहा हूँ, फिर इसको अगली क्लास में एक एक अलग अलग खोल के एक एक को पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब कंपाउंड डीसी जनरेटर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है डिफरेंशियल डीसी जनरेटर, एक है कम्युलेटिव डीसी जनरेटर, ठीक है। अब पीछे छूट गया आपका, नहीं है और आगे, इतना ही है। अब मैं बता दूं प्राइम मूवर के आधार पर 3 है, जल, वाष्प और डीजल। अब इनके बारे में मैं थोड़ा बताऊं आपको कि जल टरबाइन के अंदर जो है जल टरबाइन है, जल टरबाइन के अंदर मतलब बड़े बड़े बांध होते हैं, उन बांधों के नीचे प्राइम मूवर रखा जाता है और उन बांध से पानी गिराया जाता है उनकी पंखुड़ियों के ऊपर, और पंखुड़ियाँ घूमती है और घूमने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम जल टरबाइन विधि कहते हैं। और इस जल टरबाइन द्वारा जो इस विधि को हम कहते हैं इसे हम कहेंगे जल विद्युत बिजली घर। क्या कहेंगे? जल विद्युत बिजली घर। अगर इसे इंग्लिश में कहे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, ठीक है। वाष्प द्वारा, अब वाष्प क्या है? पानी को गर्म करेंगे। पानी को गर्म किससे करेंगे? या तो गन्ने की खोई होगी या कोयला होगा, उससे उस तापमान पर गर्म करेंगे, उससे भाप निकलेगी और वो भाप उस टरबाइन के ऊपर गिराया जाएगा, उस प्राइम मूवर के ऊपर गिराया जाएगा, प्राइम मूवर उससे घूमेगा। तो इसे क्या कहेंगे? वाष्प विद्युत बिजली घर, वाष्प विद्युत बिजली घर। इसे इंग्लिश में कहेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। अब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर है, एक तो है स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर, एक है विद्युत चुंबक डीसी जनरेटर। अब स्थायी के अंदर तो क्या है? फील्ड पोल, जो फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल स्थायी चुंबक के बने होते हैं, स्थायी चुंबक, ठीक है। ये स्थायी होते हैं, इसमें स्थायी चुंबक काम में ली जाती है, और अगर वो कमज़ोर पड़ जाए तो फिर उसे या तो चेंज किया जाता है या फिर उन्हें पुनः उत्तेजित किया जाता है। अब विद्युत चुंबक डीसी जनरेटर, इसे इसकी फील्ड वाइंडिंग में इसकी फील्ड पर वाइंडिंग करते हैं, और डीसी धारा देकर उत्तेजित करते हैं, ठीक है। अब विद्युत चुंबक डीसी जनरेटर के आधार पर दो है, एक है सउत्तेजित, एक है पृथक उत्तेजित। तो इस सउत्तेजित के अंदर क्या है? सउत्तेजित में मैं आपको बताऊं कि ये सउत्तेजित डीसी जनरेटर खुद के द्वारा ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है ना, खुद ही उसी के द्वारा ही अपनी फील्ड वाइंडिंग को वही देता है और उसी से उत्तेजित होता है। मतलब खुद के द्वारा उत्पन्न की गई
उत्पन्न की गई विद्युत वाहक बल अपनी फील्ड वाइंडिंग में देता है और उत्तेजित होता है, देकर उत्तेजित होता है। ठीक है। अब ये पृथक उत्तेजित क्या है? पृथक उत्तेजित को बाहर से उत्तेजित किया जाता है कि बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है, इसे बाहर से डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित किया जाता है, बाहर से सप्लाई देकर उत्तेजित किया जाता है। अब ये सीरीज जनित्र की, अब इसको मैं शॉर्ट में बता दूं थोड़ा। फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर दोनों श्रेणी में होते हैं, श्रेणी में। और शंट के अंदर, अब शंट जनित्र में क्या है? शंट जनित्र के अंदर फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर दोनों समांतर में, कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। ठीक है। और कंपाउंड के अंदर दोनों वाइंडिंग एक सीरीज में होगी और एक श्रेणी में होगी, दोनों होगी। अब डिफरेंशियल क्या होगा? इसमें उत्पन्न जो दोनों वाइंडिंगों के अंदर जो विद्युत ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, एक डिफरेंशियल तो उसका विरोध करेगा और कम्युलेटिव उसका सहयोग करेगा। ठीक है। अब अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा शायद, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको एक जनित्र के बारे में खोल कर एक टॉपिक को सोल्व करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।